हेड विकेट बाय रैम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और PSL 7 लेवल है स्टार्ट होने लगा है जी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर कलंदर्स। और सबसे पहले आज हमारे स्पेशल पैनलिस्ट को इनवाइट किया है, फखर आसिफ बाजवा इनका नाम है। और भाई का चैनल तो आपको पता ही है, बाजवा कहता है। और ये भाई यकीन मानो जितना लाहौर के बारे में जानता है ना, शायद राणा ब्रदर्स से इतना जानते होंगे जितना ये बंदा जानता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। भाई की प्रोडिक्शन पहले पहले ही आ चुकी हुई थी, 2-2 हफ्ते की, ये होगा देख लेना। तो भाई का चैनल यार देखा करो, सारे देखते ही हैं। तो फखर भाई, थैंक यू सो मच, आप आए हैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे, आप आए हैं, अच्छा लगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सर्दी इंजॉय कर रहे हैं लाहौर पे? हाँ, सर्दी तो अब तो वैसे कम होगी, थोड़ी बारिशें काफी चल रही थी। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और लाहौर, वैसे ही पता ही होगा आपको, लाहौर में रहते हैं तो लाहौर शुरू से ही पहले सीजन से लेकर अब तक कंटिन्यू चल रही है हमारी लाहौर टीम। और इंटरेक्शन भी रहता है ओनर्स के साथ भी, राणा ब्रदर्स के साथ, आकिब जावेद वगैरह के साथ भी। तो वो काफी ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ बन चुकी है। तो कई लोग कहते हैं कि लाहौर को छोड़ दें, अब 6 साल हो गए हैं, जीत नहीं रहे। तो हम कहते हैं भाई ये नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई चीज आपने करवानी है तो वो करवा लें, ये काम नहीं होता। वो फिर लाहौर ही है यार जिसने लाहौर की टीम को छोड़ा, ऐसे थोड़ी फिर होता बॉस, ये तो ऐसा सही ही है है। फिर। तो स्टार्ट हम करते हैं यार। सबसे पहले मुझे बताएं, आप इस डिसीजन से कितना सेटिस्फाइड है या नहीं कि सोहेल अख्तर, जो कि अच्छा कैप्टन था मेरे अकॉर्डिंग, 2 साल उसने किए कप्तान, इतनी बुरी नहीं की। वो लगता बड़ा मतलब अंडररेटेड सा है, बिलो एवरेज सा प्लेयर समझते हैं लोग, लेकिन है नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग हिटर है। कैप्टनसी भी अच्छी थी, फाइनल में लेके गया था 2020 सीजन में, 21 में। अगर आई थिंक अगर दुबई में ना जाते या अबू धाबी में मैचेस ना आते तो शायद लाहौर की टीम टॉप 4 में नजर आ रही थी फर्स्ट लेग में। तो कैसे आप देख लो उनको शाहीन ने रिप्लेस किया एज कैप्टन? मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका कैप्टन वो होना चाहिए जिसकी आपकी प्लेइंग 11 में जगह बनती हो, जो एक सुपरस्टार हो आपकी टीम का। और हमने पहले देखा कि PSL 5 में, PSL 6 में बाकी जो कैप्टन थे वो सारे इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए थे, करंट प्लेयर्स थे। उसमें इमाद वसीम थे, शादाब थे, वहाब रियाज, हसन अली, सारे वो प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान की टीम के टॉप स्टार्स हैं। और एक लाहौर का एक ऐसा प्लेयर नजर आता था जो कि हमें पाकिस्तान लेवल पर तो क्या, इवन डोमेस्टिक लेवल पर भी उसको अपनी सेकंड 11 की टीम्स में भी जगह नहीं मिल पाती थी। तो वो एक रात रहता था, हमारे जहनों में भी था कि हमारा क्यों ऐसा एक कैप्टन है। तो उसके साथ हमने, हालांकि ठीक है, उसने वो एक लक, हम कह सकते हैं लक फैक्टर उसका काफी रहा था। डंक ने मैचेस जितवा दिए तो हम क्वालिफाई कर गए थे फाइनल तक। डेविड वीजे ने फिनिशेस कर दिए प्ले में। लेकिन उसमें कैप्टेंसी का इतना क्रेडिट देना मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा होगी। उसने कैप्टेंसी को इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं की थी कि उसकी वजह से हम सिर्फ कैप्टेंसी वजह से पहुंचे हों। वो कुछ फैक्टर से, लक की वजह से हम पहुंच गए थे फाइनल में। तो वो स्टिल उसको क्रेडिट जाता है कि उसकी लक थी और हम पहुंच गए थे। लेकिन एज अ कैप्टन मुझे वो, आई थिंक, मुझे भी कभी पसंद नहीं आया। और वो दूसरा फैक्टर भी है कि शाहीन अब एक पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि नंबर 1 बॉलर्स में एक आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 का बॉलर है। वर्ल्ड कप में जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो काफी कमाल है। तो अब बाकी आप कैप्टन देखें और हमारा कैप्टन देखें तो वो सेम स्टेचर के कैप्टन नजर आते हैं। लास्ट ईयर शाहीन वाइस कैप्टन भी था लाहौर का। तो अब अगर हमने मूव फॉरवर्ड करना था तो मेरे ख्याल में ठीक था शाहीन को कैप्टन बनाना। लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ा सा कि अभी काफी यंग है वो, 21 ईयर्स का है। तो अगर हम इस साल के लिए हफीज को कर देते और नेक्स्ट साल फिर शाहीन को फॉरवर्ड कर देते तो वो भी थोड़ा बहुत इवन रहता। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सोहेल अख्तर, आई थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन और हमें कभी ना कभी तो करना था। तो व्हाई नॉट दिस सीजन। आप ये कह रहे हो कि अगर हफीज को कैप्टन देते, ये भी वैसे एक अच्छी ऑप्शन थी कि हफीज को एज अ फेयरवेल भी मिल जाता, क्योंकि अब लास्ट यूज के अब नजर आते कि 1-2 साल ही है। तो एज अ कैप्टन अगर लीड करता तो एक फेयरवेल होता कि अच्छा, एक आप लेजेंड प्लेयर को इज्जत दे रहे हो। नेवरदलेस जो मुझे भी ये लगता है कि यार चलो शाहीन को कैप्टन भी इसलिए बनाया कि एज अ क्रिकेटर वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि हमने उसमें एक चीज ये भी देखी है कि वो एज अ बॉलर डे बाय डे इम्प्रूव हुआ है। लाहौर कलंदर्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप क्योंकि स्टार्ट से ही देख लो शाहीन की जर्नी। तो आप शाहीन को एज अ कैप्टन देख रहे हो कि चीजें बेहतर नजर आएंगी लाहौर की तरफ से? क्योंकि एक स्टैगमा रहता है लाहौर पे हमेशा कि यार इनके पास कोई कैप्टन कभी आया नहीं। मैकुलम से देख लो, हफीज देख लो, एबी डिविलियर आया, फखर आया, तो ये बड़ा एक इशू रहता है लाहौर के साथ। अब वो थे कैप्टन मटीरियल हमारे पास। मैकोलम न्यूजीलैंड का कितना बड़ा कैप्टन था, और लेकिन इधर आके बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया। AB डिविलियर्स आया साउथ अफ्रीका का, इतना बड़ा कैप्टन था, यहाँ पर आकर फेल हो गया। और ऐसे कैप्टन जिससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता, सोहेल अख्तर, वो हमें जाके फाइनल में पहुंचा गया। तो वो रहा है। अब शाहीन से भी हम उतनी तोका नहीं कर सकते कि वो कैप्टन मटीरियल में हमें कभी जज नहीं किया उसने, ना कभी डोमेस्टिक लेवल पे कभी कैप्टनसी की है, ना किसी और लेवल पे कैप्टनसी की है। तो उस पर भी इतना प्रेशर नहीं होगा आई थिंक, जैसे सोहेल अख्तर पे नहीं था कि उसके पास कुछ लूज करने के लिए नहीं था। तो आई थिंक शाहीन के पास भी कैप्टनसी लेवल पे उस तरह नहीं होगा कोई प्रेशर कि मैंने किसी को दिखाना है कि मैं इस लेवल पे कर चुका हूँ तो मुझे अब PSL लेवल पे भी उस तरह कप्तानी करनी है।
आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर लाहौर कलंदर्स और आगे आने वाली पाकिस्तान को भी यकीनन इन फ्यूचर फायदा होगा कि बॉलिंग का लीडिंग अटैक जो कर रहा है बॉलिंग को वो फील्ड सेट वगैरह कर रहा हो लाहौर में कर रहा होगा, तो इवन जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा होगा तो बाकी बॉलर्स को भी वो फायदा दे सकता है कि आप ये बैट्समैन है तो इसके सामने इसकी तरह की फील्ड सेट करनी है। आई थिंक इट इज अ बेटर ऑप्शन कि आप श्री लंका से मूव ऑन कर दिए और शाहीन इज अ गुड ऑप्शन। ठीक हो गया। अब ये मैं स्क्वाड पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे लाहौर कलंदर्स का हम स्क्वाड देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, इस चीज को बड़ा एक लिया गया कि यार डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट दी गई, क्योंकि ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो अब्दुल्ला तो चलो पाकिस्तान टीम में आके भी परफॉर्म कर रहा है, ए में भी कर रहा था, वो साल से कैरी हो रहा था पाकिस्तान में। कामरान गुलाम को अगर मैं देखता हूँ तो किसी ने लास्ट ईयर भी नहीं लिया जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था डोमेस्टिक में, इस साल भी उसने अच्छे रन किए थे। तो इन दोनों की आप कैसी इंक्लूजन देख रहे हो लाहौर में, और क्या इनकी जगह बनती भी नजर आती भी है लाहौर कलंदर्स के 11 में? हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम असल में लाहौर कलंदर्स पे ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है पिछले 2 सालों में कि पीडीपी अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर लेते हैं। हमने 2020 का जो सीजन खेला था उसमें हमारा बेंच सारा ही पीडीपी से बड़ा हुआ था। हमारे जो 11 खेले थे पूरा सीजन वही 11 खेले थे, उसमें एक फैजान था, वो ना उसको बैटिंग मिलती थी ना बॉलिंग मिलती थी, वो अलहदा से एक प्लेयर हमारी टीम में होता था। हम 10 प्लेयर से एक्चुअली पूरा सीजन खेले हैं। तो उसके अलावा भी बाकी देखें तो पूरे बेंच पे सारे के पीडीपी बड़े हुए थे ना, उसमें लगता भी नहीं था कोई प्लेयर कभी प्लेइंग 11 में भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। वो तो शुक्र है किसी को इंजरी नहीं हुई और हमें ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। तो अब देखा जाए तो हम उससे भी थोड़ा मूव ऑन किया है हमने। हम पीडीपी के प्लेयर्स हैं लेकिन काफी कम है हमारे पास। मास खान है, फरीदून है और आई थिंक ये 2 ही हैं बस प्लेयर्स। अहमद दानियाल हैं, वो पिछला सीजन खेले थे। तो अब हम उससे मूव ऑन करके डोमेस्टिक प्लेयर्स की तरफ चले गए हैं जो कि परफॉर्मर्स भी हैं। ये डोमेस्टिक परफॉर्मर प्लेयर्स ऐसे भी नहीं है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ। अब्दुल्ला शफीक काफी अच्छा पिछला डोमेस्टिक नेशनल टी20 कप खेले थे, हाईएस्ट स्कोरर थे वो उसके 2020 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जिनकी पाकिस्तान की कॉल अप हुई थी, पाकिस्तान में उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पाए इन शॉर्टर फॉर्मेट, लेकिन काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है इन लोअर फॉर्मेट। तो पाकिस्तान के लिए भी इवन बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इस साल भी उन्होंने सीपी की तरफ से उनको चांसेस नहीं मिले थे, बलोचिस्तान में जाके खेले, बलोचिस्तान में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। और अब आई थिंक उनको शुरू के मैचेस में तो चांस मिल जाएगा जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, क्योंकि फिल शॉट हमें अवेलेबल नहीं है पहले 2-3 मैचेस के लिए। तो आई थिंक अब्दुल्ला के साथ ओपन कर लेंगे लाहौर कलंदर्स। और कामरान गुलाम का भी हमें इसमें कामरान गुलाम की जहां तक बात है वो भी उन पे टैग एक लगा हुआ है रेड बॉल क्रिकेट का, के रेड बॉल के प्लेयर हैं। ये शॉर्ट फॉर्मेट में शायद उस तरह नहीं खेल सके, लेकिन अभी नेशनल टी20 कप देखें तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी एक खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और मैच जितवाया था अपनी टीम को। तो ये सिर्फ कहना कि वो रेड टीम के रेड बॉल के प्लेयर हैं वो आई थिंक ज्यादती है उनके साथ भी। उनकी टेक्निक काफी अच्छी है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी और वो अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। मुझे जाती तौर पर बहुत अच्छी पिक्स लगी हैं लाहौर कलंदर्स की ये गोल्ड में जाकर। और कामरान की जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो हैरी ब्रूक है इनके पास मिडिल ऑर्डर में, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट हैं, कामरान गुलाम है। आई थिंक इन तीनों में से रहेगा किसकी करंट फॉर्म अच्छी चल रही है, कोई नेट्स में कौन से अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आई थिंक ये प्रेफर करेंगे इन प्लेइंग 11। ठीक है। अच्छा, हमारे थोड़े से यार व्यूज को जरा ये जरा इस पे थोड़ा सा गाइड कर दे। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और हैरी ब्रुक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है डीन फॉक्सक्रॉफ्ट शायद आए हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को इनका कोई सीन है, ये वहां से है। तो थोड़ा सा जरा व्यूज को भी जरा गाइड कर दे, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो शायद इतने सर्किट में नजर भी नहीं आते। फिल सॉल्ट का तो चलो हमें पता है कि वो एलपीएल खेल रहा है, वो डिफरेंट लीग्स में होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, फिर वहां से आप लोगों ने अब पिक किया उसको। तो इन दोनों के बारे में यार थोड़ा सा जरा गाइड करें। मजे की बात है कि मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता इनका। हैरी ब्रूक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का मैंने भी जब ये वाला पिक किए थे। हैरी ब्रूक का तो 1-2 दिन पहले हम ड्राफ्ट पे एनालिसिस वगैरह करते तो उसमें नाम आया होता प्लेयर लिस्ट में, तो हमने थोड़ा बहुत इसको देख लिया था। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का यकीनन जब इन्होंने पिक किया तब जाके पता लगा ये कौन है। वैसे बेसिकली ये हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, सोमरसेट के कैप्टन भी हैं आई थिंक। तो वहां से खेलते हैं काफी अच्छा। इनका टी20 ब्लास्ट भी किया था इस साल और 100 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। 170 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, काफी अच्छा सीजन खेल के आ रहे थे। अभी बीबीएल में ये परफॉर्म कर रहे हैं। बीबीएल में बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, 10 इनिंग्स में 44 रन इन्होंने किए हैं। स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 70-80 के करीब है, 4.4 की एवरेज है। तो ही इज अ बिट अंडर रेडार, काफी खराब परफॉर्मेंसेज चल रही हैं। तो लेकिन पोटेंशियल उसमें मौजूद है। जैसे जोए क्लार्क हमने देखा था कि वो भी आए थे, कराची के काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। टॉम एबल आए थे, उसी तरह के प्लेयर हैं, काफी अच्छा खेलते हैं, अर्ली स्ट्राइक से खेल सकते हैं।
देखते हैं आपको पाकिस्तान कंडीशन में किस तरह अच्छा, ये मैं एडजस्ट कर थोड़ा सा पाते मैं हैं। क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। वो जो पहले आपने एक बात की थी ना पीडीपी के लेके के, यार बहुत सारे प्लेयर्स पहले पीडीपी से आते थे, हमने दिलबर हुसैन देखा, अब हमें वो नजर नहीं आ रहा। अब उस पर भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो बता दें हमें। दिल जिस पर तरह इंजर्ड है उसमें। अच्छा, वो इंजर्ड है, चलो फिट है। जैसे मुआज खान है, मुआज खान मुझे याद है 2020 वाली पीएसएल में भी था, इसने बड़ी मार शुरू में इसको पड़ी थी कराची में, लेकिन पेशावर वाले मैच में बहुत अच्छे बॉल किए थे इसने। इस तरह फरीदून को लिए, तो एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है लाहौर को कि यार ये अपने करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि यार ये चीज पीडीपी वाले प्लेयर्स को जो इतना इंडक्ट करते हैं तो ये कई दफा नुकसान भी दे जाती है? वैसे जब इन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लिया तो काफी इस चीज को सर्किट में अप्रिशिएट किया गया कि हाँ यार एक रिस्पेक्ट दी गई है एक डोमेस्टिक के प्लेयर को। अब वो एक मोटिवेशन आएगी कि यार अब हम करेंगे, हमें कोई ना कोई फ्रेंचाइज देखेगी जरूर। इसमें आई थिंक होना चाहिए, इतदाल होना चाहिए आपके पास। अगर आप पीडीपी के ले रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक के भी लेने चाहिए, जैसे इन्होंने इस साल किया है। पिछले साल में क्या करते थे, डोमेस्टिक के ही ले ही नहीं रहे थे और पीडीपी के ही बड़े हुए थे इन्होंने। तो वो काफी ज्यादा एक तरह से ज्यादा थी, उस पर क्रिटिसिज्म बनता भी था, मैंने भी किया था। लेकिन इस साल इन्होंने काफी अच्छा किया कि पीडीपी के भी कुछ रखे हैं प्लेयर्स, लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी मौका दिया है। तो आई थिंक इट इज अ 50-50, आप कह सकते हैं कि इतदाल में आ गए हैं। और आई थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन कि दोनों को साथ से। और इसमें यह है कि अब इनके पीडीपी के जो प्लेयर्स हैं ये बीबीएल जाके खेल रहे हैं। सैयद फरीदून बीबीएल खेल रहा है, अहमद दानियाल बीबीएल खेल रहा है, हारिस रऊफ खेल चुका है, अहमद दानियाल खेल चुका है और दिलबर हुसैन खेल चुका है। तो अब ये अगर बीबीएल में जाके खिला रहे हैं इनको और ये इनको अपनी टीम में भी नहीं रखेंगे, तो वो भी एक तरह से अब ये क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान में कि हमारे प्लेयर तो हम बीबीएल में जाकर तो खेल रहे हैं लेकिन हम अपने पीएसएल में नहीं खिला रहे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। तो जितने वो प्लेयर्स हैं आई थिंक जो बीबीएल में जाके खेल रहे हैं, उनको अगर आप ये अपने सर्किल में भी रखते हैं तो नॉट अ बैड ऑप्शन, हम गुजारा कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं देखा था लाहौर के स्क्वाड में जैसे डेविड वीजे हमेशा ही रहता है लाहौर में। और मुझे याद है जब अबू धाबी में लीग शिफ्ट हुई थी तो रिप्लेसमेंट के तौर पे जेम्स फॉन्कलर वगैरह भी आए थे। आपको ये नहीं लग रहा कि एक ऑलराउंडर मिस कर गया लाहौर अपना? क्योंकि फॉन्कलर ये था कि वीजे के साथ आके इनिंग्स कई दफा जैसे क्लैप्स करी थी तो खत्म भी करता था, मैच फिनिश भी किया था। इस्लामाबाद से मुझे याद है बड़ी से जबरदस्त इनिंग्स खेली थी और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं एक एज मिलता था। तो आपको लग रहा है लाहौर कहीं ना कहीं एक चीज मिस कर गया, एक ऑलराउंडर? क्योंकि अब सारा कुछ रिलायबल डेविड वीजे पे ही होगा और वो एक थोड़ा सा ज्यादती नहीं लगती आपको? हाँ, ये पॉइंट आपका अच्छा है, लेकिन ये 2 दिन पहले क्वेश्चन करते तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इन्होंने मिनी ड्राफ्ट हो गया है और मिनी ड्राफ्ट में इन्होंने इमरान रंधावा को पिक किया है इसी पॉइंट के पेश नजर कि इनके पास मिड ऑलराउंडर की कमी थी। और ये मैंने भी सजेस्ट किया था इनको, मैंने हर टीम की वीडियो बनाई थी कि कौन सी कमियां रह गई हैं 18 जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें कौन कौन से प्लेयर्स इनको लेने चाहिए। उसमें मैंने एक ऑलराउंडर का जिक्र किया था और मैंने कहा था माद बट लेना चाहिए इनको। तो माद बट का सुनने में आया कि कोई इंजरी कंसर्न है, उसको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। तो सेकंड ऑप्शन इमरान रंधावा की थी, जो कि आई थिंक यही सोचते हुए मैंने किया कि डेविड वीजे के साथ होते हुए हमें कहीं ना कहीं एक और ऑलराउंडर और फिनिशर की जरूरत है। तो आई थिंक उन्होंने कवर कर लिया काफी अच्छे से इसको। ठीक है। अब मैं मिनी ड्राफ्ट जो हुआ उसमें एक्सपेक्टेड था बेन डंक को भी ये लोग करेंगे थे, क्योंकि पहले में ये कर नहीं पाए, कैलकुलेशन में शायद कोई हो गई होगी मिसिंग, को शायद आपको बेहतर पता है। अब बेन डंक को इन्होंने दो रोल्स दिए हैं क्योंकि वो पार्शली अवेलेबल है, जब तक फिल सॉल्ट नहीं होगा तो बेन डंक ही हमें नजर आएगा। साथ उसको दिया जाए पावर हिटिंग कोच। इस अपॉइंटमेंट को आप साथ कैसे देख रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान टीम में हम देख रहे हैं कि पावर हिटिंग कोच की एक वो निकली है, वैकेंसी निकली है। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हो बेन डंक का, मतलब दो रोल्स में? अ, इतना 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 फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक बेन डंक कोई इतना ग्रेट प्लेयर तो है नहीं कि आप उसको कोच बना के अपने पास रख लें। आई थिंक वो स्पिन को अच्छा खेल लेता है, उसकी अच्छी हिटिंग कर लेता है, लेकिन ही स्ट्रगल्स अ लॉट अगेंस्ट पेस बॉलर्स। तो उसको आप हिटिंग कोच, आप स्पिन हिटिंग कोच कह देते तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो स्पिन के अगेंस्ट अभी भी एज अ प्लेयर भी उसकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। उसको बीबीएल में भी अपनी टीम में नहीं खिला रहे थे, उसने फिर इन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फिर टी10 लीग में जाके खेला था ऑकलैंड की तरफ से, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी। अभी लंका प्रीमियर लीग खेला था, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ही इज नॉट दैट ग्रेट अ प्लेयर कि आप उसको कोच बना दिए तो उस पर हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता चलें ठीक है। अब लाहौर को हम थोड़ा सा एंड करते हुए चलते हैं। आप मुझे बताएं आपके अकॉर्डिंग इस वक्त लाहौर के कौन से ऐसे दो से तीन प्लेयर्स हैं जिनको बाकी टीम्स को देख के कहना पड़ना बॉस, देखना है इनको, करना पड़ना है इनका कुछ? कौन से प्लेयर्स हैं? है। प्लेयर्स इनका बॉलिंग लाइनअप जो है, हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी एंड राशिद खान। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन द होल वर्ल्ड। ना सिर्फ लीग्स में, अगर आप कंपेयर करें, आप इंटरनेशनल की भी कोई भी टीम उठा के देख लें तो उससे भी डेफिनेटली, आपको खतरनाक बॉलिंग लाइनअप लगेगी। और डेफिनेटली। ये बॉलिंग तीनों को ही आपको अच्छा सॉरी, देख मैं के बात खेलना कट कर रहा पड़ेगा। हूँ, थोड़ी सी कट करो, सॉरी सॉरी। मुझे सिर्फ कोई ये बता दें कि राशिद कितना अवेलेबल होगा इस लीग में? कंप्लीट हमें इनको अवेलेबल है या वो भी पार्शियली नजर आ रहा है?
राशिद का कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सीन है। इनकी शुरू में सीरीज है अभी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 21, 23, 25 को मैचेस हैं उसमें। वो खेलेगा। अब उससे पहले बीबीएल में खेला है, बीबीएल में तो आइडियली स्ट्राइकर्स खेला है, वो ऑलमोस्ट 7th पोजीशन पे है, वो तो पहले बाहर हो जाएगी, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। नीदरलैंड्स की अगर ये सीरीज खेलता है तो हो सकता है कि हमें पहला मैच वैसे मुश्किल है, क्योंकि 2 से 3 दिन का क्वारंटीन रखा जाएगा। 25 को खत्म करते हैं तो 26 को आएगा ये, 3 दिन क्वारंटीन करेगा, 29 को हमारा मैच है, तो पहले मैच के लिए उम्मीद है कि अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज ये है कि इनका जो एफटीपी अनाउंस हुआ है अफगानिस्तान का, उसमें इनकी सीरीज है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल की सीरीज एफटीपी में रखी गई है, लेकिन अभी तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि वो जिम्बाब्वे में होनी है और वहाँ पर ओमिक्रॉन वगैरह के थोड़ा इशू चल रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो सीरीज होती है या नहीं होती। अगर वो सीरीज होती है तो ही विल बी टोटली अनअवेलेबल, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो जाएगा। और अगर सीरीज नहीं होती तो फिर एक और सीन है इसका कि इनकी बांग्लादेश के साथ एक सीरीज है एट द एंड ऑफ February, उसका भी शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हो रही है, आई थिंक फरवरी के मिड में खत्म होगी, 20th के करीब करीब, तो उसके बाद ही सीरीज होगी। तो हो सकता है कि ये प्लेऑफ्स के कुछ मैचेस, अगर वो सीरीज भी होती है और उसका शेड्यूल आता है तो शायद वो मिस कर जाए। अभी तक के लिए ही इज टोटली अवेलेबल। और लाहौर से लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या एक्सपेक्ट करें हम इस साल, फिर क्या आपको लग रहा है, आएगी वही वाली परफॉर्मेंस जो 2020 में हमें नजर आई थी, या मतलब देखते हैं? वो तो है, लाहौर पसंद टीम तो, और टीम कंपेयर करेंगे इस साल की पिछले साल की तो टीम काफी बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन बाकी टीम्स ने भी काफी अच्छी ड्राफ्ट की हैं और बाकी अच्छा अपनी रिटेंशन काफी अच्छी की थी, तो स्टिल अभी मुझे बाकियों से तो थोड़ी हल्की ही लग रही है। नंबर 3 नंबर 4 की टीम लग रही है। ठीक है। लेकिन उम्मीद तो करते हैं, ख्वाहिश तो है कि अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा, आगे आई बढ़े डोंट नो, इस बार। मुझे लग रहा है कि लाहौर इन पाकिस्तान पीएसएल के लिए तो ये टीम परफेक्ट है, कि आपको पता है, अच्छा यार, हिटर्स हैं इनके पास, बॉलिंग के ऑप्शंस ऐसे हैं जो इन कंडीशंस को मतलब कमाल है इन कंडीशन में। आप हारिस रऊफ ले लो, शाहीन ले लो। हाँ, आप बात कर सकते हो कि चलो अच्छा यार, ये फरीदून या इस तरह मतलब स्पिनर्स को लेके मुआज खान भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, पता नहीं वो क्रिकेट कितनी खेला है इस दौरान या नहीं, वो एक चीज बड़ी करती है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ लाहौर सिर्फ एक चीज में लैग कर है, वो ऑलराउंडर एक मिसिंग है कहीं ना कहीं, वो पिंच हिटर, या जिसमें हम फॉन्कलर या देखते थे टिम डेविड्स को, वो एक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो वैसे परफेक्ट है, बट लेट्स सी अगेन। पहला मैच मेरे ख्याल में मुल्तान के साथ ही है इनका, तो वो देखना पड़ेगा क्या होता है। ये अच्छा पॉइंट है, पाकिस्तान में इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। हम्म। पीएसएल 5 में लाहौर में आई थिंक सारी मैचेस जीते थे सारे इन्होंने, मैच जीते थे, और नहीं उसके इवन बाद 6 में भी कराची मेरा में। ख्याल है एक हारे थे, मुल्तान से ही हारे थे, अदरवाइज हाँ, दुबई कराची जाने में से तो पहले सबने कहा था ये चैंपियन है। अबू धाबी में जब सॉरी शिफ्ट हुई थी, सबने कहा ये टीम जीत के ही आ रही है अब, लेकिन वहां जाके वो आई डोंट नो क्या सीन हुआ है, लेकिन चलो लेट्स सी, ठीक देखते हैं। है, रिकॉर्ड काफी अच्छा है पाकिस्तान में, तो उसी को कंटिन्यू करें तो आई थिंक दे कैन फिनिश गुड। चले, थैंक यू सो मच फखर भाई, थैंक यू सो मच। और भाईजान इनका चैनल लाजमी देखे, बाजवा कहता है, क्योंकि बाजवा जो कहता है वो वाकई होता है बॉस। तो इस पे फिर हम आगे भी डिस्कशन इनके साथ करते रहेंगे लाहौर को लेके, क्योंकि लाहौर की भाई जितनी खबर इन भाई के पास है, मैं फिर कहूँगा कहीं से नहीं है, इनसे पूछा करो, मेरे से ना पूछा करो क्या सीन है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आगे और अगले गेस्ट के साथ आगे और भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फखर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपको बुलाने का, काफी थैंक मजा आया गुफ्तगू नो करके, प्रॉब्लम, इंशाल्लाह एंड दोबारा इंशाल्लाह करेंगे। आगे भी डेफिनेटली। थैंक यू।